Welcome back to ML Khan Biology. Today the topic for discussion is ribosomes. आज का टॉपिक हमारा ribosomes के बारे में है कि what is ribosome. The word ribosome is derived from दो वर्ड से derive हुआ है. Ribo means ribose sugar, मतलब RNA की बात हो रही है, और some means bodies. ठीक है, some means bodies. तो ये क्या होगी, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? RNA containing protein bodies. What's ribosome? Ribosome is RNA containing protein bodies. ये इसकी डेफिनेशन होगी. तो क्या होगा? RNA containing protein bodies. RNA और प्रोटीन दोनों मिले हुए होंगे और ये छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे. ठीक, अब इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन क्या होगी? अगर एग्जाम में राइबोसोम्स के लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे. एक डेफिनेशन तो ये होगी कि आरएनए कंटेनिंग प्रोटीन बॉडीज. नंबर 2 जो इसकी डेफिनेशन होगी वो ये होगा कि राइबोसोम्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स. राइबोसोम्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स, एक बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं. ठीक, दीज आर मैक्रोमोलिक्यूल्स मशीन्स. ये क्या होंगे? ये मैक्रोमोलिक्यूल मशीन्स होंगे और इनका फंक्शन क्या होगा? दैट सिंथेसाइज प्रोटीन्स इनसाइड द सेल. क्या काम करेगा? दैट सिंथेसाइज ठीक है, दैट सिंथेसाइज प्रोटीन्स इनसाइड द सेल. सेल के अंदर ये प्रोटीन्स बनाएगा. तो राइबोसोम्स क्या होंगी? ये एक मैक्रोमोलिक्यूल्स होंगे, एक बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे जो कि थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ एटम्स से मिलकर बने होंगे. और वो क्या करेगा? उनका फंक्शन होगा कि वो प्रोटीन बनाएगा सेल के अंदर. अब हम इसका डिटेल पूरा वो पढ़ेंगे, इसका कंसेप्ट पढ़ेंगे. अच्छा, इसके बाद फर्स्ट जो हमारी हेडिंग थी वो डेफिनेशन की थी. जो सेकंड डेफिनेशन है हम लिखेंगे कंपोजिशन. हम सेकंड क्या लिखेंगे? हम सेकंड लिखेंगे कंपोजिशन. अब राइबोसोम्स की कंपोजिशन क्या है? राइबोसोम्स की कंपोजिशन क्या है? राइबोसोम्स जो है कंपोज्ड ऑफ जी आरएनए एंड प्रोटीन्स. नंबर 1 क्या होगा? आरएनए इज राइबोसोम इज कंपोज्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स. ये इसकी पहली कंपोजिशन है. ठीक है, आरएनए एंड प्रोटीन्स. तो क्या होगा? ये कौन सा आरएनए होगा? ये राइबोसोमल आरएनए होगा. आरएनए. ये क्या होगा? ये राइबोसोमल आरएनए होगा. आरएनए. ये इसकी पहली कंपोजिशन है. नंबर 2, ये मॉलिक्यूल वाइज ये आरएनए और प्रोटीन से बना होगा. और इसकी अगर यूनिट वाइज हम देखेंगे तो ये दो सब यूनिट से मिलकर बना होते हैं. कंपोज्ड ऑफ 2 सब यूनिट्स. ठीक है, 2 सब यूनिट्स, 2 सब यूनिट से बने होते हैं. कौन कौन से? नंबर 1 लार्ज सब यूनिट और नंबर 2 स्मॉल सब यूनिट्स. एक लार्ज सब यूनिट से बने होंगे और दूसरा स्मॉल सब यूनिट से बने होंगे. इसे हम और भी क्या कह सकते हैं? राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन को मिलकर हम क्या कह सकते हैं? हम इसको राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन भी कह सकते हैं. राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स भी कह सकते हैं इसे हम. ठीक है, इसे हम राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स भी हम कह सकते हैं. तो ये क्या होगा? इसकी कंपोजिशन क्या होगी? ये राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं. और अगर इसकी कंपोजिशन वाइज देखें तो इट इज कंपोज्ड ऑफ लार्ज सब यूनिट एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल सब यूनिट. एक बड़ा सब यूनिट होगा जो कि हम इस तरह बनाएंगे और स्मॉल सब यूनिट इस तरह होगा. ये दोनों मिलकर क्या करेंगे? एक इस तरह का स्ट्रक्चर देंगे. ठीक, एक इस तरह का कार्टून स्ट्रक्चर हम यहाँ पे बनाएंगे. ये हमारे लेक्चर में राइबोसोम को रिप्रेजेंट करेगा.
तो ये लार्ज सब यूनिट और अगला जो है ये स्मॉल सब यूनिट से मिलकर बना होगा। अच्छा, इसके बाद अगली जो हमारी तीसरी हेडिंग होगी, पहली हेडिंग, सेकंड हेडिंग और इसके बाद जो हमारी थर्ड हेडिंग होगी वो होगी फंक्शन की, राइबोसोम का फंक्शन। ठीक है, फंक्शन ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम काम क्या करते हैं और कैसे काम करते हैं, अब हम इसका टोटल कंसेप्ट पढ़ेंगे राइबोसोम का कि फंक्शन कैसे करते हैं। ठीक, जो थर्ड होगा वो फंक्शन होगा। थर्ड क्या होगा, हम इसका फंक्शन पढ़ेंगे। फंक्शन में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स। अब राइबोसोम का फंक्शन क्या है, नंबर 1 हम क्या लिखेंगे, ये क्या करेगा, मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनाएगा। ठीक, मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनाएगा कौन, राइबोसोमल आरएनए। ये मैं इक्वेशन वाइज बता रहा हूं, रिएक्शन वाइज बता रहा हूं। मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनाएगा कौन, राइबोसोमल आरएनए। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनाना क्या कहलाएगा, ट्रांसलेशन। तो हम कहेंगे ये ट्रांसलेशन करेगा, ट्रांसलेशन में हेल्प करता है। ट्रांसलेशन ये क्या करेगा, ये ट्रांसलेशन में हेल्प करेगा। ठीक हुआ। अच्छा, हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनाएगा और ये कौन, बाय द हेल्प ऑफ राइबोसोमल आरएनए। इट इज कॉल्ड अ ट्रांसलेशन प्रोसेस। ये इसकी डेफिनेशन है। व्हाट्स ट्रांसलेशन, हम कहेंगे द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स फ्रॉम मैसेंजर आरएनए बाय द हेल्प ऑफ राइबोसोमल आरएनए इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। या इसको हम आसान अल्फाज में प्रोटीन सिंथेसिस भी कहते हैं इसे। ठीक, तो ये क्या, इसे हम प्रोटीन सिंथेसिस भी हम इसे कहते हैं। अच्छा, अब इसके बाद राइबोसोम्स क्या होगा, जो राइबोसोम का फंक्शन होगा, इसको मैं यहाँ पे टोटल कंसेप्ट से इसको समझाऊंगा। लेकिन इसको बताने से पहले, राइबोसोम्स दो टाइप्स के होंगे, टाइप्स के एक अलग हेडिंग भी देंगे इसके बाद। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको फिलहाल बताऊं कि एक होगा अटैच्ड राइबोसोम और दूसरा होगा फ्री राइबोसोम। ठीक है, अच्छा, उसकी हम हेडिंग पहले भी दे सकते हैं, हम बाद में भी दे सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, जो राइबोसोम होगा ये क्या करेगा, ये सेल के अंदर, फॉर एग्जांपल मैं एक सेल बना रहा हूं, ये एक सेल है। अच्छा, ये सेल, और अब क्या होगा, ये सेल के न्यूक्लियस, ये सेल के न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर होगा, ये ब्लैक में बना रहा हूं, ये न्यूक्लियोलस है। क्या है, न्यूक्लियोलस। ठीक है, न्यूक्लियोलस, ये न्यूक्लियस। ठीक है, ये वाला न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियोलस है। अब सेल के अंदर एक ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये आप मेरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाला लेक्चर देखेंगे तो उस लेक्चर में मैंने ईपीआर का टोटल स्ट्रक्चर डिस्क्राइब किया। ठीक है, वहां पे मैंने उसको पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप वो लेक्चर देखेंगे, आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, अच्छा, अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैंने बनाया हुआ है, दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब राइबोसोम्स क्या होते हैं, राइबोसोम्स यहाँ पे अटैच भी होते हैं। सम राइबोसोम्स आर अटैच्ड, कुछ राइबोसोम्स क्या होते हैं, ये अटैच्ड होते हैं। ठीक है, सम राइबोसोम्स आर अटैच्ड, और चंद ऐसे राइबोसोम्स होंगे जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लोट कर रहे होते हैं, ये फ्री होते हैं, दीज आर फ्री राइबोसोम्स। ठीक, ये अटैच्ड राइबोसोम्स, आप ईपीआर वाले लेक्चर देखेंगे उसमें ये अटैच होते हैं। इसमें मैंने पूरी कंपोजिशन बताई है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। ठीक है, तो वो क्या होगा, ये अटैच्ड राइबोसोम्स है, दीज आर अटैच्ड राइबोसोम्स, these are attached ribosomes and these are free ribosomes, ये free ribosomes होते हैं। अब जैसे कि ये स्ट्रक्चर में डिफरेंट है, ये अटैच्ड होते हैं और वो फ्री होते हैं, इसी तरह इनके फंक्शन भी डिफरेंट होते हैं। कैसे इनके फंक्शन डिफरेंट होंगे, पहले जरा वो से देखें। ये न्यूक्लियस के अंदर ये
न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, ठीक, और क्रोमोसोम डीएनए से बना होता है। ये डीएनए मैंने बनाया हुआ, ठीक है, ये डीएनए। अब क्या होगा जब जीन एक्सप्रेस होगा, जीन एक्सप्रेशन मींस डीएनए से आरएनए बनेगा। ये आरएनए बना, ये आरएनए बना, क्या बना, आरएनए, दिस इज आरएनए। और ये आरएनए क्या करेगा, जब ये आरएनए बाहर निकलेगा तो ये आरएनए, अब जरा गौर से देखें, ये आरएनए यहां पे एंटर होगा, ठीक। ये आरएनए आएगा राइबोसोम के पास और राइबोसोम के दरमियान में से गुजरेगा, और गुजरने के बाद ये क्या करेगा, यहाँ पे प्रोटीन्स बनना शुरू हो जाएंगे। अब अगर ये आरएनए आया इन राइबोसोम के पास, अब हमारे पास दो डेस्टिनेशन है, या तो ये आरएनए इन राइबोसोम के पास आ सकता है, या ये आरएनए बाहर निकलकर इन वाले राइबोसोम के पास आ सकता है। अब इनमें डिफरेंस क्या होगा, अब अगर ये आरएनए आया इन राइबोसोम के पास और इनसे प्रोटीन बना लिया, फॉर एग्जांपल मैं पर्पल में प्रोटीन बना रहा हूं, अब इसमें क्या बनाया इसने, ये भी प्रोटीन बना लिया इसने, ये प्रोटीन बना लिया, ये प्रोटीन बनाया इसने, ठीक। अगर इसने इन वाले से प्रोटीन बनाए जो कि अटैच्ड राइबोसोम्स थे, ये आरएनए आया अटैच्ड राइबोसोम के पास और उससे उन्होंने प्रोटीन बना लिए। अब ये प्रोटीन एंटर होंगे ईपीआर के अंदर, ये प्रोटीन होंगे ईपीआर के अंदर एंटर होंगे, और इस एंट्री के बाद ये क्या करेगा, इसको एक प्रॉपर शेप दिया जाएगा। प्रॉपर शेप देने के बाद ये क्या करेगा, अब याद रखें आप गोल्जी बॉडी वाला मेरा लेक्चर आप जो पढ़ेंगे वहां पे मैंने टोटल उसको बताया हुआ है कि जो मॉलिक्यूल्स ईपीआर से बाहर निकलते हैं और गोल्जी बॉडी के पास आते हैं तो उनके डिफरेंट फंक्शंस होंगे। अब इधर देखिए, ये राइबोसोम, सॉरी ये प्रोटीन अब ईपीआर के अंदर एंटर हुए, एंट्री के बाद इसको एक प्रॉपर शेप दी जाएगी। प्रॉपर शेप देने के बाद लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि इसको एक प्रॉपर शेप दी जाएगी, एक चैनल बना लेगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं एक चैनल बनाता है। अब ये चैनल क्या करेगा, ये चैनल, ये ईपीआर क्या करेगा, इस चैनल को बट ऑफ कर देगा। अब ये चैनल पहले, सबसे पहले चैनल इसके करीब आएगा, ये प्रोटीन चैनल ईपीआर के मेम्ब्रेन के करीब आएगा, और करीब आने के बाद ये इसको बट ऑफ कर देगा, ठीक, ये इसको बट ऑफ करेगा। बट ऑफ करने के बाद ये इसके अंदर आ गया, और ये वेजिकल इससे सेपरेट हो जाएगा ईपीआर से। ईपीआर से सेपरेशन के बाद अब ये वेजिकल बना, वेजिकल कंटेनिंग चैनल्स, प्रोटीन चैनल्स। अब ये कोई भी प्रोटीन चैनल हो सकता है, ग्लूकोज ट्रांसफर वाला चैनल भी हो सकते हैं, पानी वाला भी हो सकता है, ठीक है, डिफरेंट चैनल हो सकते हैं, सोडियम वाला हो सकता है, पोटेशियम वाला हो सकता है, कैल्शियम वाला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेगा, ये जो वेजिकल होगा ये इसके बाद एंटर होगा गोल्जी बॉडी के पास, ठीक। कहां पे एंटर होगा, गोल्जी बॉडी, ये उस लेक्चर में मैंने कंप्लीट यहाँ पे बताया हुआ, ठीक। और गोल्जी बॉडी के पास जब ये एंटर होगा, ये इसके साथ फ्यूज कर गया गोल्जी बॉडी के पास, ये वेजिकल जो ईपीआर से रिलीज हुआ। अब ये होते होते गोल्जी बॉडी में से पास होंगे, और गोल्जी बॉडी क्या काम करते हैं, ये मैंने आपको बताया, ये वीजा ऑफिस की तरह काम करते हैं, ये वीजा प्रोवाइड करते हैं। अब इसमें से जो वेजिकल बना, गोल्जी बॉडी से बाहर वेजिकल निकला, और दिस वेजिकल कंटेन्स प्रोटीन चैनल्स। अब इसके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। अब ये वाले वेजिकल्स या तो क्या करेंगे, इस वाले प्रोटीन चैनल्स को यहाँ पे इम्प्लांट करेंगे, कहां पे, सेल मेम्ब्रेन में, या फिर क्या करेंगे, इसको भेजेंगे किसी दूसरे ऑर्गेनेली के पास, इस वेजिकल को भेजेंगे किसी दूसरे ऑर्गेनेली के पास। फॉर एग्जांपल कोई दूसरा ऑर्गेनेली है, ठीक, लेट्स सपोज मैं कहता हूं माइटोकॉन्ड्रिया है, अब क्या करेगा, इसको माइटोकॉन्ड्रिया के पास भेजेगा। ये हो सकते हैं, लेट्स सपोज जरूरी नहीं कि इसमें प्रोटीन चैनल हो, इसमें कोई एंजाइम भी हो सकता है, इसमें कोई एंजाइम भी हो सकते हैं, तो वो एंजाइम को इसके पास भी भेजेगा, या तो उसको सेल से बाहर, नंबर वन क्या करेगा, या तो उसके सेल मेम्ब्रेन के अंदर इम्बेड करेगा, या नंबर 2 उसको माइटोकॉन्ड्रिया किसी दूसरी ऑर्गेनेली के पास भेजेगा। नंबर 3 अगर ये एंजाइम है शायद इसको सेल से बाहर निकाल दे, तो नंबर 3 क्या होगा, सेल से बाहर निकालेगा, या नंबर 4 उसको लाइसोसोम के पास भेजेगा। ये मेरे लेक्चर्स मौजूद है, ठीक। नंबर 4 क्या होगा, या तो उसको लाइसोसोम के पास भेजेगा। अब इसका मकसद क्या है, इन शॉर्ट वर्ड्स, आसान अल्फाज में, जो प्रोटीन
इन राइबोसोम से बने, अटैच राइबोसोम से बने वो प्रोटीन्स या तो सेल मेम्ब्रेन में अटैच होंगे, या वो किसी दूसरी ऑर्गेनेली में जाएंगे, या वो सेल से बाहर निकलेंगे, या वो लाइसोसोम में आएंगे। ठीक। अच्छा, ऑन द अदर एंड अगर ये राइबोसोम आया कहां पे? साइटोप्लाज्म में। और इन राइबोसोम्स के साथ अगर ये आरएनए आया साइटोप्लाज्म में और फ्री राइबोसोम्स के साथ, ये फ्री राइबोसोम्स अगर फ्री राइबोसोम्स के साथ अटैच होगा, अगर फ्री राइबोसोम के साथ अटैच होगा, तब क्या करेगा? फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं ये आरएनए बाहर निकला, ये आरएनए बाहर है, अभी राइबोसोम इसके पास आएगा। ठीक है, राइबोसोम इसके पास आएगा। शुरू में ये राइबोसोम इस फॉर्म में नहीं होते, ये डिसअसेंबल्ड फॉर्म में होते हैं, ये अलग होते हैं। इसके लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट दोनों अलग होते हैं। ठीक, अभी क्या करेगा? ये आएगा, यहाँ पे अटैच होगा, और अटैच होने के बाद क्या करेगा? इसको ट्रांसलेट करना शुरू कर देगा। अब जब ट्रांसलेट करेगा, इससे जो प्रोटीन बनेगा, जरा गौर से देखें, इससे जो प्रोटीन बनेगा, ये जो इसके बाद जो प्रोटीन बना, मैं पर्पज से बना इस प्रोटीन को, इससे जो प्रोटीन बनेगा, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं एक एंजाइम बना, इससे इस शेप का एक एंजाइम बना। अब ये एंजाइम क्या होगा? ये एंजाइम या ये प्रोटीन ये क्या करेगा? ये साइटोसोल के अंदर रिएक्शन करेगा, इसी सेल के अंदर, इसी साइटोसोल के अंदर ये रिएक्शन करेगा। फॉर एग्जांपल ग्लाइकोलाइसिस वाले जो एंजाइम्स बनते हैं वो फ्री वाले राइबोसोम से बनते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सेल के अंदर, मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर ही रिएक्शन करना है। अगर उन्होंने किसी दूसरे ऑर्गेनेल के अंदर रिएक्शन करना है तो वो इस वाले से बनेंगे। अगर उन्होंने सेल के बाहर जाना है और रिएक्शन करना है, मेटाबॉलिज्म करनी है, तो वो इस वाले राइबोसोम से बनेंगे। और अगर उन्होंने लाइसोसोम के पास जाना है तब भी वो क्या करेंगे? वो इन वाले राइबोसोम से बनेंगे। लेकिन जिन प्रोटीन्स ने इन वाले राइबोसोम से, जिन आरएनए ने इन राइबोसोम के पास आना है, बल्कि इन्होंने जाना है उनके पास और इससे प्रोटीन बनाना है। अब ये वाला प्रोटीन क्या करेगा? ये साइटोसोल के अंदर मतलब रिएक्शन करेगा, साइटोसोलिक एंजाइम बनाएगा। ये क्या बनाएगा? साइटोसोलिक एंजाइम। ये इनमें डिफरेंस है। ठीक, तो अटैच्ड और फ्री राइबोसोम का ये इनका फंक्शनल डिफरेंस है। दिस इज द फंक्शनल डिफरेंस बिटवीन एन अटैच्ड एंड फ्री राइबोसोम्स। तो ये हमारे 3 हेडिंग्स हो गए इसके। अब नंबर 4, हम नंबर 4 हेडिंग क्या दे सकते हैं? ठीक है, नंबर 4 हेडिंग क्या होगा? लोकेशन की। हम यहाँ पे लोकेशन लिख सकते हैं कि राइबोसोम्स कहाँ लोकेटेड होते हैं। जी, कहाँ पे मौजूद होंगे? कहाँ पे होते हैं? आपके सामने कहाँ पे होते हैं? ये साइटोप्लाज्म में होते हैं। वेरी गुड, दीज आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। अब ये भी क्या होगा? इस साइटोप्लाज्म के अंदर ही मौजूद है। ये साइटोप्लाज्म फेस की तरफ मौजूद है, इसके अंदर मौजूद नहीं है। ईपीआर के अंदर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर मौजूद नहीं है, ये साइटोप्लाज्मिक फेस की तरफ मौजूद है। तो हम लोकेशन में क्या लिखेंगे? लोकेशन में हमारी चौथी हेडिंग होगी, 4th हेडिंग इज लोकेशन। तो लोकेशन में क्या होगा? जी, लोकेटेड इन साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म के अंदर लोकेटेड होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं। क्लियर? तो पूरे सेंटेंस कैसे बनेंगे? राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये क्या हुआ? ये इसकी लोकेशन हुई। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? हमारी 5वीं हेडिंग क्या होगी? 5th हेडिंग हम बनाएंगे सिंथेसिस की। क्या राइबोसोम कहां सिंथेसाइज होते हैं? जी, राइबोसोम की सिंथेसिस कहां पे होगी और ये यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में कहां सिंथेसाइज होते हैं। ठीक है, तो सिंथेसिस क्या होगी राइबोसोम्स की? राइबोसोम 5वीं हेडिंग है सिंथेसिस की। सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम्स कहां सिंथेसाइज होंगे? अगर ये यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल, उसमें क्या होगा? प्रोटीन कहां बनते हैं? ठीक है, साइटोप्लाज्म में। तो हम कहेंगे ये साइटोप्लाज्म में बनेंगे अगर ये यूकैरियोटिक सेल है, प्लस न्यूक्लियोलस में बनेंगे। राइबोसोमल आरएनए कहां बनता है? राइबोसोमल आरएनए न्यूक्लियोलस में बनता है। ठीक है, तो ये साइटोप्लाज्म में इसका प्रोटीन पार्ट बनेगा और मैं कहूंगा कि प्रोटीन पार्ट इसका साइटोप्लाज्म में बनेगा और इसका जो राइबोसोमल आरएनए पार्ट होगा वो बनेगा न्यूक्लियोलस में। ठीक है,
ये बनेगा न्यूक्लियोलस में इफ इट इज यूकैरियोटिक सेल, एंड इफ इट इज प्रोकैरियोटिक सेल, अगर ये प्रोकैरियोटिक सेल है, नंबर 2, अगर ये प्रोकैरियोटिक सेल है जी, फिर अब उसके क्या करेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होगा, सिर्फ साइटोप्लाज्म के अंदर बनेगा। कहां बनेगा, साइटोप्लाज्म के अंदर बनेगा। तो प्रोकैरियोटिक सेल में साइटोप्लाज्म के अंदर ही बनेंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये इसकी ए सब हेडिंग और ये सिंथेसिस की बी सब हेडिंग, ठीक है। तो सिंथेसिस में ये दो आप सब हेडिंग देंगे, आप कहेंगे इफ इन यूकैरियोटिक सेल्स ribosomes are made in cytoplasm and nucleolus, ठीक है। The protein portion of ribosome is made in cytoplasm while the ribosomal RNA portion is made in nucleolus, and आप लिखेंगे while in prokaryotic cell ribosomes are synthesized in cytoplasm, ठीक। ये हुआ हमारी 5 हेडिंग। अब 6 हेडिंग क्या होगी, टाइप्स। 6 हेडिंग में हम क्या लिखेंगे, टाइप्स। कितने टाइप्स के होते हैं, अभी पढ़ा हमने। नंबर 1, नंबर ए जी, अटैच्ड राइबोसोम्स, अटैच्ड टू व्हाट, ईपीआर, ठीक है, अटैच्ड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड नंबर बी, फ्री राइबोसोम्स, फ्री फ्लोटिंग इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। इसका हमने फंक्शन पढ़ लिया था, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद टाइप्स के बाद हम क्या लिखेंगे, जो हमारी 7th हेडिंग होगी वो होगा डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक, difference between prokaryotic and eukaryotic ribosomes, ये इसकी हेडिंग है, ठीक है। ये हमारी 7th हेडिंग है। तो 7th हेडिंग में क्या होगा, हम 7th हेडिंग लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक राइबोसोम्स, ठीक है। अगर यूकैरियोटिक है जी, क्या डिफरेंस है, साइज में डिफरेंट है, वेरी गुड। ये कितना होगा, यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर 80 सेविटबर्ग while prokaryotic ribosomes are 70 सेविटबर्ग, ठीक हुआ। ये क्या हुआ, 70 सेविटबर्ग हुआ। ये इनका डिफरेंस है, ये सेडिमेंटेशन रेट है, ठीक है। सेविटबर्ग क्या होगा, ये सेडिमेंटेशन रेट होगा कि कितने ताकत से ये मॉलिक्यूल्स सेंट्रीफ्यूज के दौरान ये फ्लोट करते हैं, ठीक है, मूव करते हैं। ये इसके सेडिमेंटेशन रेट होगी। अब 8वीं हेडिंग क्या होगी, आइसोलेशन की। 8वीं हेडिंग क्या होगी, हम इसको आइसोलेट कैसे करते हैं, चलिए मैं इसको ऊपर से बना लेता हूँ। तो 8वीं हेडिंग होगी इसकी आइसोलेशन की। हाउ आर राइबोसोम्स आइसोलेटेड, हम राइबोसोम्स को आइसोलेट कैसे करते हैं, ठीक है। राइबोसोम्स आइसोलेशन, तो 8वीं हेडिंग होगी आइसोलेशन की, आइसोलेशन ऑफ राइबोसोम्स। अच्छा जी, आइसोलेशन में क्या लिखेंगे, नंबर 1 मेरा लेक्चर सेल्फ फ्रैक्शनेशन वाला। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारे पास एक सेल, ठीक। अब सेल के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, सेल के अंदर बाकी ऑर्गेनेल्स होंगे, इसके अंदर राइबोसोम्स भी होंगे, ठीक है, ईपीआर भी होगा इसके अंदर, ठीक है, बाकी ऑर्गेनेल्स होंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ब्रेक करेंगे, सेल को रैप्चर करेंगे। सेल को हम रैप्चर करेंगे, ये इसका मैंने पूरा मेथड उस अपने सेल्फ फ्रैक्शनेशन वाले लेक्चर में मैं इसको डिस्कस किया, ठीक है, एक्सप्लेन किया मैंने इसको। हम क्या करेंगे, सेल को सबसे पहले इसके सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने के बाद सेल के अंदर के जो टोटल मवाद है, जो टोटल सब्सटेंस हम क्या करेंगे, उसको टेस्ट ट्यूब के अंदर डालेंगे, छोटी ट्यूब्स इसके अंदर डालेंगे। और इसमें डालने के बाद हम क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अच्छा अब इस टेस्ट ट्यूब के अंदर ये जो छोटी छोटी टेस्ट ट्यूब्स हैं, इट कंटेन्स डिफरेंट ऑर्गेनेल्स, इसे हम कहते हैं सेल होमोजेनेट, सेल होमोजेनेट। फिर हम क्या करते हैं जी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लो स्पीड सेंट्रीफ्यूज इस पे अप्लाई करेंगे। लो स्पीड सेंट्रीफ्यूज हम क्या करेंगे, लो स्पीड सेंट्रीफ्यूज अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसको डालेंगे लो स्पीड सेंट्रीफ्यूज में,
लो स्पीड सेंट्रीफ्यूज। इसमें क्या होगा, लो स्पीड सेंट्रीफ्यूज में क्या होगा, जो इस वाले ट्यूब को हम लो स्पीड सेंट्रीफ्यूज में डालेंगे तब क्या होगा, इसमें डालने के बाद हमें क्या मिला, या पे चंद ऑर्गेनलीज नीचे सेटल डाउन कर गए और चंद ऑर्गेनलीज ऊपर रह गए लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। ये लिक्विड में ऊपर रह गए और चंद नीचे रह गए, चंद नीचे सेटल डाउन कर गए, चंद नीचे बैठ गए। अब ये जो बैठ गए हम कहते हैं पैलेट, पैलेट। और जो ऊपर है उसे हम कहेंगे सुपरनेटेंट। क्या बोलेंगे, सुपरनेटेंट, सुपरनेटेंट। अब पैलेट में क्या होगा जी, द पैलेट कंटेन्स न्यूक्लाई, न्यूक्लियस होगा और साइटोस्केलेटन के प्रोटीन्स होंगे, वो साइज में सबसे बड़े होते हैं, तो वो लो सेंट्रीफ्यूज में नीचे बैठ जाते हैं। हम क्या करेंगे, अब ये तो बैठ गया नीचे सॉलिड फॉर्म में, ये चिपक गया, और हम क्या करेंगे, ऊपर जो लिक्विड रह गया उसको हम अगले ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। किसमें, अगले ट्यूब में इसको हम ट्रांसफर करेंगे। ये मैंने ब्लू वाले को जो सुपरनेटेंट था इसके अंदर ट्रांसफर कर दिया। अब सारा का सारा ब्लू वाला लिक्विड यहाँ पे आ गया, लेकिन इसके अंदर अब न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मिक या सॉरी साइटोस्केलेटन के जो प्रोटीन्स हैं वो इसमें मौजूद नहीं होते, वो यहाँ पे रह गए, ठीक। तो हमने इसमें से न्यूक्लियस और साइटोस्केलेटन के प्रोटीन्स को आइसोलेट कर दिया। लेकिन हमारा टॉपिक है राइबोसोम, हमने राइबोसोम को आइसोलेट करना है। अब क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, बाकी ऑर्गेनेल इसके अंदर रह गए। फिर हम क्या करेंगे, ठीक है, हम क्या करेंगे, इसके बाद इसको हम इस पे अप्लाई करेंगे मीडियम स्पीड सेंट्रीफ्यूज, मीडियम स्पीड सेंट्रीफ्यूज। और मीडियम स्पीड सेंट्रीफ्यूज अप्लाई करने के बाद दोबारा एक पैलेट बनेगा, दोबारा क्या बनेगा, एक पैलेट बनेगा, दोबारा एक पैलेट बना, ये एक पैलेट बना और सुपरनेटेंट ऊपर रह गया, ये ऊपर वाला सुपरनेटेंट, नीचे पैलेट रह गया। अब ये जो पैलेट है, दिस पैलेट कंटेन्स लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, पेरोक्सिसोम, ठीक। अब ये क्या हुआ, ये ऑर्गेनेल्स भी सेपरेट हो गए। अब इस सुपरनेटेंट को दोबारा हम अगले ट्यूब में डालेंगे। हम क्या करेंगे, इसको अगले ट्यूब में डालेंगे, ठीक। इस सुपरनेटेंट को मैंने दोबारा अगले ट्यूब में डाला। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसको डालने के बाद नाउ दिस सुपरनेटेंट, ये जो लिक्विड है, नाउ दिस डज नॉट कंटेन लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम और न्यूक्लियस और साइटोस्केलेटन के प्रोटीन्स। फिर हम क्या करेंगे, इस पे हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज, हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज अप्लाई करने के बाद अब क्या करेगा, जब हम इस पे हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज अप्लाई करेंगे, बहुत ताकतवर सेंट्रीफ्यूज होगा, ठीक है, इसका आरपीएम बहुत ज्यादा होगा। अप्लाई करने के बाद अब जो पैलेट बना, अब जो पैलेट बना, ये जो पैलेट बना यहाँ पे, नाउ ये राइबोसोम होंगे। क्या होंगे, राइबोसोम। तो राइबोसोम आइसोलेट कैसे होते हैं, जब आप हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज में डालेंगे सेल होमोजेनेट को, व्हेन वी पुट, ठीक है, सेल होमोजेनेट in high speed centrifuge, the pellet which is formed is of ribosome। हम इस तरह राइबोसोम को आइसोलेट करेंगे, इसी सुपरनेटेंट को गिरा देंगे और बाकी जो बचा हुआ राइबोसोम होंगे, ये इसकी आइसोलेशन होगी, ठीक। अब जो लास्ट इसकी हेडिंग है वो एप्लीकेशन, लास्ट हेडिंग क्या होगी इसकी, एप्लीकेशन ऑफ राइबोसोम्स। हम राइबोसोम्स हमने पढ़ा भी, हम क्या करते हैं, राइबोसोम को पढ़ने का फायदा क्या है, इसको पढ़ने का फायदा क्या है, बेनिफिट्स ऑफ राइबोसोम, ठीक है, फायदा क्या है, इसके हम एप्लीकेशन कैसे लिख सकते हैं, एप्लीकेशन, नाइन्थ हेडिंग होगी एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन में क्या करेंगे, नंबर 1 हम क्या कर सकते हैं, हम ड्रग डिजाइन कर सकते हैं, ड्रग डिजाइन। लेट्स सपोज
हमने पीछे पढ़ा कि यूकैरियोटिक राइबोसोम्स 80s उनका साइज और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70s। इनमें स्ट्रक्चर डिफरेंस है और ठीक है, इनमें स्ट्रक्चर डिफरेंस है और इनमें थोड़ा फंक्शनल डिफरेंस भी है। सही। अब ड्रग डिजाइन कैसे करते हैं? अब क्या हुआ, फॉर एग्जांपल कोई बैक्टीरिया ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर हुआ, अब वो क्या कर रहे हैं, वो अपना प्रोटीन बना रहे हैं, वो डिजीज कॉज कर रहे हैं। तो हमने क्या करना है, हम उसके राइबोसोम को अटैक भी कर सकते हैं। जो ड्रग बैक्टीरियल राइबोसोम पे अटैक करते हैं वो हमारे राइबोसोम पे अटैक नहीं करते, क्योंकि उनका डिफरेंट राइबोसोम है और हमारा डिफरेंट राइबोसोम है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम बैक्टीरिया की डिजीज को या बैक्टीरियल डिजीज को कैसे खत्म कर सकते हैं, उनकी 70s राइबोसोम को हम बाय ड्रग्स टारगेट कर सकते हैं। क्लियर? तो ये क्या होगा, ये इसकी एप्लीकेशंस हुए राइबोसोम्स के। सो दिस वाज द टॉपिक फॉर राइबोसोम। थैंक यू वेरी मच।